आलीशान कोर्टरूम के बाहर फैली घुटन ज़दा खामोशी अयान हमदानी के असाब पर हथौड़े बरसा रही थी। इसके सामने खड़ी वो औरत जो चंद लम्हे पहले तक इसके नाम की शनाख्त रखती थी, अब एक फातिहाना मुस्कुराहट लिए इसे जिंदगी की सबसे बड़ी जिल्लत दे चुकी थी। ये लो अयान हमदानी, तुम्हारी आजादी का परवाना। अलीज़ा ने तलाक के कागजात इसके सीने पर पटकते हुए हकारत से कहा। अयान के जबड़े सख्ती से भिंच गए, आंखों में खून उतर आया मगर जुबान साकित रही। अलीज़ा ने एक कदम करीब होकर इसके कान के पास जहरीले लहजे में सरगोशी की। तुम्हारे पास अरबों की दौलत तो है अयान, लेकिन तुम एक नामर्द हो, तुम किसी औरत की काबिल ही नहीं हो। वो लफ्ज किसी तेजधार खंजर की तरह अयान के सीने के आर पार हुए थे। अलीज़ा के कह के राहदारियों में गूंज रहे थे, जबकि अयान वहीं खड़ा पत्थर का बुत बन गया था। इसके गिर्द मौजूद लोगों की नजरें इसे किसी तमाशे की तरह देख रही थी, लेकिन इसका गुरूर इसे टूटने की इजाजत नहीं दे रहा था। इसने झटकते से अपने कोट के बटन बंद किए और बिना मुड़े वहां से तेज कदमों के साथ निकलता चला गया। मगर वो जुमला तुम अधूरे हो इसके वजूद में कैंसर की तरह फैल रहा था। गाड़ी में बैठते ही इसने स्टीयरिंग पर इतनी जोर से हाथ मारा कि इसकी पोरों से खून रसने लगा, लेकिन ये दर्द इस जिल्लत के सामने कुछ भी नहीं था जो इसे सरेआम दी गई थी। इसने अपनी बंद आंखों के पीछे अहद किया कि वो इस अधूरेपन को अपनी दौलत और तकब्बुर के इतने ऊंचे पहाड़ के पीछे छुपा देगा कि कोई इसे छूने की हिम्मत भी न कर सके। मगर अंदर का जख्म चीख चीख कर इसे इसकी हकीकत याद दिला रहा था। सड़क के किनारे वाक़े इस पुराने और बोसीदा से बस स्टॉप पर बैठी जोहा ने अपनी चादर को मजीद सख्ती से अपने गिर्द लपेट लिया ताकि सर्द हवा के झोंके इसकी गोद में सोई हुई नन्ही अनाया तक न पहुंच सके। अनाया जो अभी महज 6 माह की थी, अपनी माँ की ममता की गरमाइश में बेखबर सो रही थी, मगर जोहा की आंखों में नींद का दूर दूर तक निशान न था। इसके जहन में रह रहकर अपने साबिका शौहर के वो जालमाना अल्फाज गूंज रहे थे जिन्होंने इसे एक ही पल में सड़क पर ला खड़ा किया था। बेटी पैदा करके तुमने साबित कर दिया कि तुम मनहूस हो, ले जाओ इसे और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। तलाक का वो कागज जोहा के लिए सिर्फ एक दस्तखत नहीं था, बल्कि इसकी इज्जत नफ्स का जनाजा था। वो एक ऐसी तलाक याफ्ता औरत थी जिसका अब इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था, सवाए इस मासूम बच्ची के जिसकी भूख मिटाने के लिए इसे अपनी अना को मारकर घर से निकलना पड़ा था। इसने एक लंबी आह भरी और अपने बैग से अयान हमदानी की कंपनी का वो इश्तेहार निकाला जो उसने अखबार में देखा था। वो जानती थी कि एक तलाक याफ्ता माँ के लिए नौकरी हासिल करना कितना मुश्किल है, मगर अनाया के दूध और पैम्पर्स के लिए इसे ये हिम्मत करनी ही थी। इसके पांव थकन से चूर थे और पेट में भूख के मरोड़ उठ रहे थे, लेकिन जब इसने अनाया के मासूम और गुलाबी चेहरे को देखा तो इसके अंदर एक नई ताकत जाग उठी। इसने तहिया कर लिया था कि वो जमाने की ठोकरें खा लेगी, मगर अपनी बेटी को किसी का मोहताज नहीं होने देगी। बस के इंतजार में गुजरता हर लम्हा इसे अपनी बेबसी का एहसास दिला रहा था, लेकिन इसके कदमों में वो इस्तकामत थी जो सिर्फ एक माँ के हिस्से में आती है। अयान हमदानी के ऑफिस के राहदारियों में फैली जाहो जलाल की बू किसी भी आम इंसान को मरूब करने के लिए काफी थी। जहां हर कदम पर डिसिप्लिन और खामोशी का पहरा था, जोहा ने अपनी गोद में सुकड़ी अनाया को मजीद सीने में भींच लिया जब वो भारी रिश्ते के दरवाजे उबूर करके रिसेप्शन तक पहुंची। इसके पुराने मगर साफ सुथरे जोड़े और थके हुए चेहरे पर लिखी बेबसी वहां मौजूद जदीद लिबास में मलबूस अमले की नजरों में खटक रही थी। अभी वो इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार ही कर रही थी कि अचानक अनाया की भूख से मगलूब चीख ने पूरे फ्लोर का सकून गारित कर दिया। बच्ची के रोने की आवाज इतनी तेज और अचानक थी कि जोहा के हाथ पांव फूल गए। वो इसे चुप करवाने के लिए दीवाना वार थपकने लगी, लेकिन अनाया की सिस्कियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसी लम्हे अयान हमदानी अपने कैबिन से बाहर निकला। इसके चेहरे पर मौजूद गुस्से की सुर्खी और तनी हुई भवें बता रही थी कि इसके काम में खलल इससे किस कदर नागवार गुजरा है। किसकी हिम्मत हुई मेरे ऑफिस को डे कैंसर सेंटर बनाने की? अयान की गरजदार आवाज ने जोहा के वजूद को लर्जा कर रख दिया। वो कांपती आंखों के साथ इस शख्स की तरफ देखने लगी जिसकी शख्सियत से हैबत टपक रही थी। अयान के कदम जोहा की तरफ बढ़े। इसकी नजरें पहले जोहा के जर्द चेहरे और फिर इसकी गोद में मौजूद रोती हुई बच्ची पर पड़ी। ये ऑफिस है मिस, यहाँ काम होता है, तमाशा नहीं। अपनी इस मुसीबत को उठाएं और अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाएं। अयान के अल्फाज जोहा के दिल पर किसी कोरे की तरह लगे। इसकी आंखों के आंसू टूटकर अनाया के रुखसार पर गिरे, मगर अयान के पत्थर दिल पर कोई असर न हुआ। इसे क्या मालूम था कि ये मुसीबत नहीं बल्कि इसकी उजड़ी जिंदगी की वाहिद उम्मीद बनने वाली है। जोहा के लब थरथराए और आंखों के बंद टूट गए। इसने एक हाथ से अनाया को सीने से लगाते देखा और दूसरे हाथ से अपनी चादर का पल्लू दुरुस्त करते हुए अयान की तीखी नजरों का सामना किया। माफ कर दें सर, मैं बस अपनी बेटी की खातिर यहाँ आई थी। ये कोई तमाशा नहीं, मेरी मजबूरी है। इसकी आवाज में मौजूद कर्ब ने एक लम्हे के लिए अयान के गुस्से की लहर को रोक दिया। मजबूरी? हर नाकाम इंसान के पास यही एक लफ्ज होता है बहाने के लिए। अयान ने हकारत से रुख मोड़ना चाहा, लेकिन जोहा के अगले जुमले ने इसे अपनी जगह साकित कर दिया।
तलाक याफ्ता हूं सर। ससुराल ने बेटी की पैदाइश पर घर से निकाल दिया और मेके में भाई भाभी के ताने जीने नहीं देते। इस मासूम के दूध के पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए यहाँ नौकरी की उम्मीद लेकर आई थी। अयान की पुश्त जोहा की तरफ थी, लेकिन इसके चेहरे पर एक अजीब सी तब्दीली आई। तलाक याफ्ता और बेसहारा के अल्फाज ने इसके दिमाग के बंद खाने खोल दिए। इससे अलीजे की वो जिल्लत अमेज बातें याद आई और फिर इसे अपने सामने खड़ी इस बेबस औरत में एक मौका नजर आया। वो आहिस्ता से मुड़ा। इसकी नजरें अब जोहा के जर्द चेहरे पर थीं, जहां आंसुओं की लकीरें साफ नुमाया थीं। इसने पहली बार गौर किया कि जोहा के खदोखाल में एक अजीब सी मतानत और शराफत थी जो इसे दूसरों से अलग कर रही थी। अयान के दिल में हमदर्दी तो नहीं जागी, लेकिन इसका शातिर दिमाग एक ऐसे मंसूबे पर काम करने लगा जिसे दुनिया की नजरों में मुकम्मल साबित कर सकता था। इसने गहरा सांस लिया और अपनी फाइलें दुरुस्त करते हुए सर्द लहजे में कहा, अंदर आओ मेरे कैबिन में, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जोहा हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ लड़ते कदमों से इसके पीछे चल पड़ी, जबकि अनाया अब हिचकियां लेकर खामोश हो चुकी। अयान के आलिशान विला की खामोशी के लिए इसके लिए हमजाद बन चुकी थी, जहां हर दीवार इसके अधूरेपन का मजाक उड़ाती महसूस होती। रात के इस पहर जब वो थका हारा घर लौटा तो लाउंज में अपनी माँ बेगम राहिला को बैठे देखकर इसके कदम वहीं ठिठक गए। कब तक अयान, कब तक खुद को इस काम के बोझ तले छुपाओगे? बेगम राहिला की आवाज में ममता का दुख और एक मुतालबा था। अयान ने खामोशी से अपना कोट सोफे पर डाला और थके हुए लहजे में जवाब दिया, अम्मा मैं खुश हूं अपनी इस जिंदगी में, प्लीज वही पुरानी बात दोबारा शुरू मत कीजिएगा। लेकिन बेगम राहिला आज पीछे हटने वाली नहीं थी। इन्होंने तड़प कर इसका हाथ थामा। लोग बातें करते हैं अयान, अलीजा ने जो जहर उगल कर शहर छोड़ा है वो तुम्हारी साख को दीमक की तरह चाट रहा है। मुझे एक पोता चाहिए, इस घर का वारिस चाहिए। क्या मेरी ये ख्वाहिश इतनी बड़ी है कि तुम दूसरी शादी के नाम से भागने लगते हो? अयान का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो कैसे बताता कि वो वारिस देने के काबिल ही नहीं है। माँ की ख्वाहिश और अपनी हकीकत के दरमियान पिसता हुआ अयान अंदर से किरची किरची हो रहा था। वारिस, इसे तलखी से लफ्ज दोहराया। इस अलीजे की वो करत हंसी याद आई। इसने इससे महसूस किया कि अगर इसने जल्दी ही कोई कदम न उठाया तो इसकी माँ की उम्मीदें और इसका अपना वकार दोनों खाक में मिल जाएंगे। इस लम्हे इसके जहन के पर्दे पर ऑफिस में खड़ी वो बेबस जोहा और इसकी गोद में मौजूद 6 माह की बच्ची का चेहरा उभरा। एक ऐसा मंसूबा जिसमें इसकी इज्जत भी महफूज रह सकती थी और माँ की ख्वाहिश का भरम भी। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिमाग में जड़ें पकड़ने लगी। इसने दिमाग की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मगर इसके जहन में अब सिर्फ एक ही नाम था, जोहा। अपने बेडरूम के नीम तारीख फिजा में अयान हमदानी इस वक्त एक ऐसी अजियत से गुजर रहा था जिसका मदावा किसी दवा के पास नहीं था। इसने कांपते हाथों से दराज की तह में छुपाई हुई वो मेडिकल रिपोर्ट निकाली जिसने 2 साल पहले इसकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया था। रिपोर्ट के हर लफ्ज में इसकी शिकस्त लिखी थी, वो सच्चाई जो इसे एक मर्द के तौर पर अधूरा साबित कर चुकी थी। इसने गुस्से से इस कागज को मुट्ठी में भींच लिया और दांत पीसते हुए आईने में अपना अक्स देखने लगा। तुम्हारी दौलत, तुम्हारा नाम सब राख है अयान, तुम अपनी माँ को वारिस नहीं दे सकते। आईने में इसे अपनी हंसी सुनाई दे रही थी। इस लम्हे इसे ऑफिस में खड़ी जोहा याद आई, वो औरत जो खुद जमाने की ठोकरों में थी और जिसकी गोद में एक नन्ही जान थी। अयान के शातिर दिमाग ने एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ी। अगर वो जोहा से शादी कर ले और इसकी बेटी को अपना नाम दे दे, दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए धुल जाएगा। इसे वारिस पैदा करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो जोहा की बेटी को अपना वारिस बनाकर पेश करेगा। इसके चेहरे पर एक सफाक सी मुस्कुराहट फैल गई। इसने फौरन फोन उठाया और अपने पीए को कॉल की। कल सुबह 9 बजे वो औरत जोहा मेरे कैबिन में होनी चाहिए। इसकी फाइल तैयार रखो और इससे बता दो कि इसका इंटरव्यू अब मैं खुद लूंगा। फोन रखकर इसने गहरा सांस लिया। इसकी नजरें अब इस रिपोर्ट पर नहीं बल्कि इस मंसूबे पर थीं जो इसे एक बार फिर मुआशरे में सुरखरू कर सकता था, चाहे इसके लिए इसे एक मजबूर माँ का सौदा ही क्यों न करना पड़े। जोहा की आंखों में नींद का नामो निशान न था। वो अपने किराए के छोटे से कमरे में फटी हुई चटाई पर बैठी दीवार से टेक लगाए माजी के इन जख्मों को कुरेद रही थी जिन्होंने इसे जिंदा दरगोर कर दिया था। ऐसे याद आया वो जिन अनाया की पैदाइश हुई थी, इसकी साबिका ससुराल में खुशी के बजाय शोक का समाज आ गया था। हमें वारिस चाहिए था जोहा, तुमने एक बेटी पैदा करके हमारे खानदान की जड़ें काटी हैं। इसके सास के वो जहरीले अल्फाज आज भी इसके कानों में सीसा उंडेल रहे थे। इसका साबिका शौहर जो जायदाद के लालच में अंधा हो चुका था, इसने एक लम्हा न लगाया इस मनहूस इसे करार देने में, ले जा अपनी इस नहूसत को यहाँ से, मुझे अपनी जायदाद का हिस्सा किसी बेटी को नहीं देना। इसने जोहा का हाथ पकड़कर इसे धक्का दिया और तलाक का कागज इसके मुंह पर मारकर दरवाजा बंद कर लिया था। जोहा घुटनों घंटों इस बंद दरवाजे के बाहर अनाया को सीने से लगाए रोती रही थी, मगर किसी पत्थर दिल को तरस न आया। इसके ससुराल वालों ने ना सिर्फ इसे घर से निकाला बल्कि मोहल्ले भर में ये मशहूर कर दिया कि वो बदजुबान और बदचलन है, ताकि कोई इसे पनाह न दे सके। जायदाद से बेदखल करने के लिए इन्होंने कानूनी कागजात पर
जोहा से धोखे से दस्तखत भी करवा लिए थे। अपनी इस महरूमी और तजलील को याद करके जोहा का पोड़ पोड़ दुखने लगा। इसे एहसास हुआ कि इस जालिम समाज में एक बेटी की मां होना कितना बड़ा जुर्म बना दिया गया है। इसने अनाया के मासूम चेहरे को चूमते हुए इसे अपने आंसू पूंछे और दिल ही दिल में अहद किया कि वो अपनी बेटी को इस मुकाम पर पहुंचाएगी जहां कोई इसे नहूसत कहने की जुर्रत न कर सके। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर में बर्तनों के पटकने की आवाजों ने जोहा को हड़बड़ाकर उठने पर मजबूर कर दिया। इसके भाई के छोटे से 2 कमरों के घर में इसकी और अनाया की मौजूदगी अब एक नापसंदीदा बोझ बन चुकी थी। कब तक हम एक तलाक याफ्ता और इसकी बेटी का खर्चा उठाएंगे? भाभी की ऊंची आवाज किचन से जोहा के कानों में शीशे की तरह उतर रही थी। जोहा ने जल्दी से अनाया को कंबल में लपेटा, जिसकी आंख इस जोर से खुल चुकी थी। जब वो कमरे से बाहर आई तो भाई को नाश्ते की मेज पर सर झुकाए बैठे पाया। भाई, मैं आज इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, बस दुआ करें मुझे नौकरी मिल जाए, जोहा ने दबी आवाज में कहा। भाई ने नजरें उठाकर इसे देखा, जिनमें हमदर्दी से ज्यादा बेबसी और उकताहट थी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, भाभी हाथ में बेलन लिए सामने आ खड़ी हुई। नौकरी? अरे बीबी, अपनी सूरत देखी है? कौन देगा तुम्हें नौकरी इस बोझ के साथ? यहाँ पड़ोसी बातें करते हैं कि तुम्हारा भाई मुफ्त खोरों को पाल रहा है, हमारे अपने बच्चों के तन पर कपड़े नहीं है और तुम यहाँ शहजादी बनी बैठी हो। जोहा का दिल कटकर रह गया। इसके भाई ने एक लफ्ज भी इसके हक में न कहा, बल्कि खामोशी से उठकर बाहर चला गया। भाभी की तस्लील और भाई की खामोशी ने जोहा को यह एहसास दिला दिया कि इस घर में इसकी हैसियत एक बिन बुलाए मेहमान से भी बदतर है। इसने अपनी आंखों के आंसू पी लिए और अनाया को मजबूती से थाम कर घर से निकल पड़ी। ऐसे हर हाल में अयान हमदानी के ऑफिस पहुंचना था, क्योंकि अब पीछे मुड़कर देखने के लिए कोई सहारा बाकी नहीं बचा था। अयान हमदानी अपने वसी डेस्क पर झुका जोहा की जमा करवाई के फाइल के सफात पलट रहा था और उसके चेहरे पर हैरत के साये गहरे हो रहे थे। ऐसा सोचा था कि ये औरत सिर्फ अपनी मजलूमियत का रोना रोकर नौकरी हासिल करना चाहती है, मगर फाइल में मौजूद इसकी तालीमी असनाद और पिछले काम का रिकॉर्ड एक अलग ही कहानी सुना रहा था। जोहा ना सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट थी, बल्कि इसके काम करने का अंदाज और रिपोर्ट राइटिंग की महारत गैर मामूली थी। अयान ने फाइल बंद की और कुर्सी के पुश से टेक लगाकर सामने खड़ी जोहा को देखा, जो नजरें झुकाए अनाया को खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। इस लम्हे अयान के शातिर दिमाग ने एक नया रुख अख्तियार किया। ऐसे महसूस हुआ कि जोहा सिर्फ एक जरूरतमंद मां ही नहीं, बल्कि एक ऐसी ज़हीन कारकुन भी साबित हो सकती है जो उसके बिजनेस को संभालने में मदद देगी। तुम्हारा काम मुतासर कुन है जोहा, मैंने फैसला किया है कि तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अयान की आवाज में पहली बार वो कड़कती ही नहीं थी जिसकी पहचान थी। जोहा ने हैरत से सर उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में एकदम से उम्मीद की जूत जाग उठी। अयान ने इसे गौर से देख रहा था। इसे अपनी जीत करीब नजर आ रही थी। इसे सोचा कि अगर वो जोहा जैसी बासलाहियत और वफादार औरत को अपने निकाह के बंधन में जकड़ ले तो ना सिर्फ इसे एक बेहतरीन जीवन साथी मिलेगी जो इसका राज छुपाएगी, बल्कि वो अनाया को अपना नाम देकर दुनिया के सामने अपनी मर्दानगी का वो भरम भी कायम रख सकेगा जो अलीज़ा ने खाक में मिला दिया था। अयान के होंठों पर एक मुबहम से मुस्कुराहट आई। अब इसका मंसूबा महज एक ख्याल नहीं, बल्कि एक ठोस शक्ल इख्तियार कर रहा था। अयान अपने कैबिन पर पुरतेश कुर्सी पर नींद दराज था जब जोहा एक फाइल देने के लिए कमरे में दाखिल हुई। इस बार अनाया इसकी गोद में नहीं, बल्कि एक छोटे से क्रेडल में थी जो जोहा ने मेज के पास रखा था। अयान की नजरें फाइल पर थी, लेकिन अचानक अनाया की किलकारियां पूरे कैबिन में गूंजने लगी। अयान ने नागवारी से सर उठाया। वो बच्चों के शोर से मुतनफ्फर था, लेकिन जैसे इसकी नजर इस नन्ही जान पर पड़ी जो अपनी छोटी सी उंगली मुंह में दुबाए बड़ी बड़ी मासूम आंखों से इसे देखकर मुस्कुरा रही थी, अयान के वजूद में जमी बर्फ पिघलने लगी। अनाया ने अपनी नन्ही सी हथेली अयान की तरफ फैलाई जैसे इसे अपनी तरफ बुला रही हो। अयान जो जिंदगी के तल तजर्बात की वजह से जज्बात से आरी हो चुका था, बेख्तियार अपनी कुर्सी से उठा और इस क्रेडल के पास जा खड़ा हुआ। जोहा खौफजदा होकर पीछे हट गई। इसे डर था कि अयान फिर से गुस्सा करेगा, लेकिन इसके बरक्स अयान ने बड़े मोहतात अंदाज में अपनी उंगली अनाया के हाथ के करीब की। बच्ची ने फौरन इसकी उंगली को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और एक जोरदार कहका लगाया। वो लम्स अयान के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था। इसकी मर्दानगी पर लगे बांझपन के दाग ये बच्ची एक मरहम की तरह लगी। अयान ने महसूस किया कि इस मासूम की मुस्कुराहट में वो ताकत है जो अलीज़े के दिए हुए जख्मों को भर सकती है। इसने जोहा की तरफ देखा जो हैरत से ये मंजर देख रही थी। अयान के दिल में पहली बार ये ख्याल पुख्ता हुआ कि इस बच्ची का बाप खिलौना इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ढाल बन सकता है। इसने अपनी उंगली छुड़ाने की बजाय वहीं झुककर अनाया के माथे को छुआ और इसके पत्थर दिल पर मासूमियत का पहला वार कारगर साबित हो चुका था। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब जोहा थकी हारी घर पहुंची, लेकिन सहन में कदम रखते ही इसके कानों में अनाया के लगातार रोने की दिलखराश आवाज पड़ी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो दीवानावार कमरे की तरफ भागी जहां अनाया फर्श पर पड़ी तड़प रही थी और इसके माथे से खून की बारीक धार बह रही थी। अनाया मेरी बच्ची, जोहा ने तड़प कर इसे गोद में उठाया। इसके हाथ पांव फूल गए थे। करीबी खड़ी भाभी बड़े आराम से नाखून तराश रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
بھابھی یہ کیسے ہوا؟ میری بچی فرش پر کیسے گری؟ زوہا نے روتے ہوئے سوال کیا تو بھابھی نے حقارت سے کندھے اچکا دیے. ارے بی بی، اب ہم تمہاری اس نحوست کی چوکیداری تھوڑی کریں گے. میں کچن میں تھی، یہ صوفے سے لڑک گئی ہوگی. ویسے بھی ماتھا ہی تو پھٹا ہے، مر تھوڑی گئی ہے. بھابھی کے ان سنگدلانہ الفاظ نے زوہا کے دل کو چھلنی کر دیا. اسے احساس ہوا کہ اس گھر میں اس کی بیٹی کی جان محفوظ نہیں ہے. وہ عنایت کو سینے سے لگائے وہیں زمین پر بیٹھ گئی. اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ فوراً کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا سکے. بھائی نے کمرے میں جھانکا لیکن بیوی کے خوف سے خاموش رہا. زوہا نے کپکپاتے ہاتھوں سے عنایت کا زخم صاف کیا. بچی سسکیاں لے رہی تھی اور زوہا کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کے زخم پر گر رہے تھے. اس لمحے زویا کو اپنی بے بسی کا وہ احساس ہوا جو انسان کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیتا ہے. اسے لگا جسے پورا سماج اور اس کے اپنے خون کے رشتے اس ننھی جان کے دشمن بن گئے ہیں. اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ یہاں ایک پل بھی نہیں گزارے گی، چاہے اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سودا ہی کیوں نہ کرنا پڑے. اگلے دن جب زوہا آفس پہنچی تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسوں کی کثرت سے سوجا ہوا تھا. وہ مشینی انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھی فائلز درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ تھر تھرا رہے تھے. عنایت جس کے ماتھے پر سفید پٹی بندھی تھی زوہا کی گود میں سہم کر لیٹی تھی اور بار بار سسکیاں بھر رہی تھی. ایان اپنے کیبن کے شفاف شیشے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا. اسے زوہا کی یہ حالت اور بچی کے ماتھے پر لگی پٹی دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی. اس نے انٹرکام پر زوہا کو فوراً اندر بلایا. جب زوہا کانپتے قدموں سے اور جھکی نظروں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو ایان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سرد مگر متجسس لہجے میں پوچھا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے، اور اس بچی کو کیا ہوا ہے؟ زوہا نے ایک لمبی ہچکی بھری اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. سر میری بیٹی محفوظ نہیں ہے، میرے پاس اسے چھوڑنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. میرے اپنے بھائی کے گھر میں اسے ٹھوکریں ماری جاتی ہیں. زوہا نے روتے ہوئے کل رات کا سارا واقعہ سنا دیا کہ کیسے اس کی بھابھی کی لاپرواہی سے عنایت فرش پر گری اور کسی نے اسے اٹھایا تک نہیں. ایان خاموشی سے اس کی فریاد سنتا رہا. اس کے دماغ میں ہمدردی سے زیادہ اپنے اس منصوبے کی تکمیل کی گھنٹی بج رہی تھی جس کے لیے اسے ایک ایسی مجبور عورت کی تلاش تھی. اس نے محسوس کیا کہ لوہا گرم ہے اور اب چوٹ مارنے کا صحیح وقت آ گیا ہے. زوہا کی بے بسی ایان کے لیے وہ سنہری موقع تھا جس کا وہ پچھلے کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا. اس نے میز پر رکھے پین سے کھیلتے ہوئے زوہا کے زرد چہرے کو بغور دیکھا اور ایک گہرا سانس لے کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. ایان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اور اپنی گہری نظریں زویا کے زرد چہرے پر گاڑ دی. کمرے میں پھیلی خاموشی زوہا کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی. بیٹھو زوہا. اس کا لہجہ حکم نامہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی لیے ہوئے تھا. زوہا نے لرزتے ہاتھوں سے عنایت کو سنبھالا اور کرسی کے کونے پر ٹیک گئی. ایان نے گہرا سانس لیا اور میز پر جھک کر اپنے ہاتھ آپس میں پھنسائے. تمہاری بیٹی کو ایک محفوظ چھت چاہیے اور تمہیں ایک باعزت پہچان ہے نا؟ اس نے براہ راست زوہا کی آنکھوں میں جھانکا. زوہا نے خاموشی سے سر جھکا دیا. آنسو اب بھی اس کی پلکوں پر لرز رہے تھے. میں تمہیں یہ سب دے سکتا ہوں زوہا، لیکن ایک قیمت پر. میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ایان کے ان الفاظ سے زوہا کے ذہن میں دھماکہ کر دیا تھا. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھنے لگی جو اس کے لیے کسی پتھر کے بت سے کم نہیں تھا. سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، میرا آپ سے کیا جوڑ؟ زوہا کی آواز حلق میں پھنس گئی. ایان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی. جوڑ دولت یا حیثیت کا نہیں، ضرورت کا ہے زوہا. میری پہلی بیوی مجھے چھوڑ گئی کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میں نامرد ہوں. دنیا کی نظر میں ادھورا ہوں زوہا، میں کبھی باپ نہیں بن سکتا. ایان کا یہ اعتراف زوہا کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا. ایان نے ایک لمحہ رک کر اس کے چہرے کے تاثرات پڑے اور پھر دوبارہ گویا ہوا. تم میری یہ کمی دنیا سے چھپا سکتی ہو؟ تم مجھے ایک مکمل مرد کے طور پر معاشرے میں پیش کرو اور بدلے میں تمہاری بیٹی کو اپنا نام دوں گا. اسے ایان ہمدانی کے وارث بناؤں گا اور اسے وہ ہر خوشی دوں گا جو اس کا اپنا باپ بھی نہیں دے سکا. بولو زوہا، کیا تم میری ادھوری زندگی کو مکمل کرنے کا سودا کرو گی؟ زوہا کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا مغرور شخص اپنی اتنی بڑی کمزوری اس کے سامنے بانٹ رہا ہے. زوہا کا دماغ معاف ہو چکا تھا اور کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھی. اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو اپنی اربوں کی دولت اور وجاہت کے باوجود ایک ایسی سچائی کا اعتراف کر رہا تھا جس نے زوہا کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے. سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی. زوہا کے لبوں سے نکلا ہر لفظ لرز رہا تھا. اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک نامور بزنس ٹائکون اپنی اتنی بڑی کمزوری ایک معمولی ملازمہ کے سامنے کھول کر رکھ دے گا. ایان نے اپنی نشست پر تھوڑا سا آگے جھک کر میز پر رکھے اپنے ہاتھ آپس میں پھنسائے اور اس کی نظریں زوہا کے چہرے پر کسی عقاب کی طرح جم گئی. کیوں نہیں کر سکتی زوہا؟ کیا تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ یا وہ بھائی اور بھابھی تمہیں سر چھپانے کی جگہ دیں گے، یا تمہارا وہ سابقہ شوہر واپس آ کر اس بچے کو اپنائے گا جسے وہ نحوست کہہ کر دھتکار چکا ہے؟ ایان کا ہر سوال زوہا کے اس سینے میں نشتر کی طرح اتر رہا تھا. اس نے ایک نظر اپنی گود میں موجود عنایت پر ڈالی جس کے ماتھے کی پٹی اب بھی اسے کل رات کی اذیت یاد دلا رہی تھی.
मैं जानता हूं तुम एक खुददार औरत हो, लेकिन अपनी खुददारी की कीमत इस मासूम की जान देकर मत चुकाओ। मैं तुम्हें सिर्फ एक घर नहीं, एक किला दूंगा जहां कोई अनार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। अयान की आवाज में एक अजीब सी कशिश और हमदर्दी थी, लेकिन जोहा का दिल किसी अनजाने खौफ से डूब रहा था। वो सोच रही थी कि क्या वो एक ऐसे मर्द के साथ जिंदगी गुजार पाएगी जो खुद को अधूरा मानता है, बोलने को कह रहा है। क्या वो झूठ का बोझ उठा पाएगी जो अयान इसे दुनिया के सामने बोलने को कह रहा है? कमरे की घड़ी की टिक टिक इसे याद दिला रही थी कि वक्त इसके हाथ से निकल रहा है और इसे अपनी बेटी के मुस्तकबिल का फैसला अभी और इसी वक्त करना है। जोहा का सर चकरा रहा था और अयान हमदानी की बातें किसी ख्वाब की तरह इसके गिर्द घूम रही थी। इसने एक नजर अनाया के मासूम चेहरे पर डाली जो उस वक्त पुरसकून नींद सो रही थी। इसे कल रात की वो अजियत याद आई जब इसकी अपनी भाभी ने इस बच्ची को नहूसत कहकर फर्श पर पटका छोड़ दिया। अयान की पेशकश बज़ाहिर एक सौदा था, मगर जोहा के लिए अपनी बेटी को इस जहन्नुम से निकालने का वाहिद रास्ता था। सर, आप जो कह रहे हैं वो मेरे लिए नामुमकिन सा है। मैं एक आम सी औरत हूँ, आपके खानदान वाले, आपकी माँ, वो मुझे कैसे कबूल करेंगे? जोहा की आवाज में लर्जिश अब भी बरकरार थी। अयान ने एक ठंडी आह भरी और कुर्सी की पूछ से टेक लगा ली। मेरी माँ को सिर्फ एक वारिस चाहिए जोहा, और मैं इन्हें वो कभी नहीं दे सकता। अगर तुम मेरी जिंदगी में आओगी तो अनाया इनके लिए वो वारिस बन जाएगी जिसे वो सीने से लगाएंगे। तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, दुनिया के सामने मेरी लाज रखनी होगी और बदले में ये शहर तुम्हारे कदमों में होगा। अयान के लहजे में मौजूद खुद एतमादी जोहा के मुतजलजिल इरादों को सहारा देने लगी। ऐसे याद आया कि कैसे इसे घर से निकाला गया, कैसे इसे सर छुपाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। क्या एक झूठ की कीमत इतनी बड़ी थी कि वो अपनी बेटी का मुस्तकबिल दाव पर लगा देती? जोहा ने अपने आंसू पोंछे और एक गहरा सांस लेकर अयान की आंखों में देखा, जहां अब भी वही मगरूर सुकून था जिसे इसे यकीन हो कि जोहा इंकार नहीं कर पाएगी। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सर, मैं अपने भाई से बात करना चाहती हूँ, जोहा ने दबी आवाज में कहा। हालांकि वो जानती थी कि इसका भाई शायद इस बोझ से जान छुड़ाने के लिए इसे फौरन हामी भरने का कहेगा। अयान ने खामोशी से सर हिलाया। इससे मालूम था कि शिकार जाल में फंस चुका है और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। रात की तारीकी में जोहा जब घर पहुंची तो इसका दिल किसी अनजाने खौफ से लर्ज रहा था। इसने हिम्मत जुटाकर बावर्ची खाने में काम करती भाभी और सहन में बैठे भाई के सामने अयान हमदानी की पेशकश का जिक्र किया। भाई, मेरे बॉस मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो अनाया को अपना नाम देंगे और इसे अपनी जायदाद का वारिस बनाएंगे। जोहा की बात अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि इसके भाई के चेहरे पर हमदर्दी के बजाय एक अजीब सी चमक आ गई। अरे, तो फिर सोच क्या रही है जोहा? अयान हमदानी इस शहर का सबसे बड़ा सेठ है। अगर वो तुझ जैसी तलाक याफ्ता को अपनाने पर तैयार है तो ये तेरे नसीब की बात है। भाई के लहजे में मौजूद बेचैनी जोहा को काट खाने को दौड़ी। भाभी ने फौरन हाथ धोने और करीब आ खड़ी हुई। देख जोया, नखरे मत कर, हमें तो पहले ही डर था तेरा और इस मनूस बच्ची का बोझ उम्र भर हमें उठाना पड़ेगा। अब अगर तुझे महल मिल रहा है तो चुपचाप हामी भर ले। जोहा ने तड़प कर भाई की तरफ देखा। भाई, वो मुझसे बहुत बड़े हैं और इनकी पहली बीवी ने इन्हें तलाक दी है। क्या आपने सोचा कि वो मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? भाई ने झटके से अखबार मेज पर पटका। वजह कुछ भी हो जोहा, मेरे पास तुझे खिलाने के लिए पैसे नहीं है। अगर तू इस शादी से इंकार करती है तो कल सुबह अपना बिस्तर गोल कर लेना और इस लड़की को लेकर जहां जी चाहे चली जाना। भाभी की इस दो टोक बेहिसी ने जोहा के दिल पर आखिरी जर्ब लगाई। इसे एहसास हुआ कि इसके अपने खून के रिश्ते इसे बेचने के लिए तैयार खड़े हैं। इसने अनाया को देखा जो बेखबरी में सो रही थी और इसे अपनी बंद आंखों से गिरने वाले आंसुओं के साथ फैसला कर लिया कि वो अयान हमदानी की इस अधूरी हकीकत का बोझ उठा लेगी ताकि उसकी बेटी को दरबदर की ठोकरें न खानी पड़े। अगले दिन जब जोहा अयान हमदानी के ऑफिस में दाखिल हुई तो इसके चेहरे पर थकन और आंखों में रात भर की बेख्वाबी साफ झलक रही थी। अयान अपनी कुर्सी पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम था, लेकिन जोहा की आहट पाते उसने अपनी नजरें इस पर गाड़ दी जैसे वो पहले से इसके जवाब से वाकिफ हो। बैठो जोहा, उम्मीद है तुमने अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया होगा। अयान की आवाज में वही रोक था जो जोहा के इरादों को मुतसलसल कर देने के लिए काफी था। जोहा ने एक लंबा सांस लिया और मेज पर रखे अपने हाथ सख्ती से आपस में भींच लिए। मैं तैयार हूँ सर, मैं आपसे निकाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मेरी बेटी को अपना नाम देंगे और इसे कभी ये एहसास नहीं होने देंगे कि वो आपका खून नहीं है। अयान के लबों पर एक फातिहाना और सर्द मुस्कुराहट उभरी। शर्तें मैं रखता हूँ जोहा, तुम नहीं, लेकिन तुम्हारी ये बात मुझे मंजूर है क्योंकि अनाया ही इस ड्रामे का सबसे अहम किरदार है जो दुनिया को मेरी मर्दानगी का यकीन दिलाएगी। अयान ने एक फाइल जोहा की तरफ बढ़ाई जिसमें निकाह के कानूनी कागजात और एक मुआहदा दर्ज था। इस पर दस्तखत करो। याद रखना जोहा, इस कमरे से बाहर निकलते तो मेरी बीवी और इस घर की मलका होगी, लेकिन इस कमरे के अंदर तुम सिर्फ एक राजदार हो। तुमने कभी किसी को, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी ये नहीं बताना कि मैं मुकम्मल मर्द नहीं हूँ। अगर ये राज कभी बाहर निकला तो याद रखना मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस हाल में छोड़ूंगा कि कब्र भी तुम्हें जगह नहीं देगी। अयान के लहजे की सफाकी ने जोहा के वजूद में सर्द लहर दौड़ा दी, मगर इसने कांपते हाथों से कलम उठाया और इन कागजात पर दस्तखत कर दिए जिन्होंने इसे एक ऐसे बंधन में जकड़ दिया जहां मोहब्बत का नामो निशान ना था, सिर्फ जरूरत और एक बहुत बड़ा झूठ। अयान हमदानी के आलिशान ड्राइंग रूम में
छाई खामोशी बेगम राहिला के तीखे सवालों की ताप न लाते हुए आखिरकार टूट गई। अयान ने बड़ी महारत से अपने चेहरे पर संजीदगी के तासुरात सजाए और अपनी माँ के सामने जोहा का जिक्र छेड़ा। अम्मा, मैंने फैसला कर लिया, मैं शादी कर रहा हूँ और वो लड़की जोहा है जो मेरे ऑफिस में काम करती है। अयान के इस अचानक इंकशाफ ने बेगम राहिला को हैरत ज़दा कर दिया। ऑफिस में काम करने वाली? अयान, क्या तुम होश में हो? वो एक तलाक याफ्ता है और इसकी एक बेटी भी है। क्या तुम्हें अपने जोड़ की कोई कवारी लड़की नहीं मिली? बेगम राहिला की आवाज में गुस्सा और नापसंदीदगी वाजे थी। अयान ने एक ठंडी आह भरी और अपनी माँ का हाथ थामकर सोफे पर बैठ गया। अम्मा, अलीज़े कवारी थी, खानदान की थी, फिर क्या हुआ? इसने मुझे बीच चौराहे पर जलील किया। जोहा एक बाकिरदार और मजबूर औरत है, वो मेरी कदर करेगी और सबसे बड़ी बात, वो मुझे एक बेटी की सूरत में वारिस दे रही है जिससे मैं अपना नाम दूंगा। क्या आपको अपने पोते पोतियों से खेलना नहीं है? वारिस का नाम सुनते ही बेगम राहिला के तेवर थोड़े नरम पड़ गए। अयान जानता था कि माँ की दुखती रुख क्या है। बेटी तो इसकी अपनी है अयान, तुम्हारा खून तो नहीं, इन्होंने दबी आवाज में कहा। अयान के दिल पर एक छुड़ा सा चला, मगर इसे जब्त करते हुए जवाब दिया, वो मेरी बेटी कहलाएगी अम्मा, दुनिया से अयान हमदानी की औलाद के तौर पर ही जानेगी। क्या ये काफी नहीं है? बेगम राहिला ने गहरा सांस लिया। इनके पास अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। ठीक है अयान, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं खामोश हूँ, लेकिन ये निकाह बहुत सादा सा होगा। मैं नहीं चाहती कि लोग बातें करें कि हमदानी खानदान का चश्मो चिराग एक मुतल्लिका को ब्याह कर लाया है। अयान ने फतहमंदाना नजरों से दीवार पर लगी घड़ी को देखा। इसे धूमधाम की जरूरत भी नहीं थी, इसे तो बस एक ढाल चाहिए था जो इससे मिलने वाली थी। निकाह की तकरीब इतनी सादा और खामोश थी कि खुद जोहा को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला चंद मिनटों में तय पा गया है। अयान के माथे पर तनी हुई लकीरें और इसके सर्द लहजे में अदा किए गए एजाब कबूल के अल्फाज जोहा के दिल में किसी ठंडी लहर की तरह उतर रहे थे। जब वो सुर्ख जोड़े में मलबूस अनाया को सीने से लगाए अयान के आलीशान विला के सदर दरवाजे पर पहुंची तो इससे महसूस हुआ जैसे वो किसी तलस्समाती कैद खाने में कदम रख रही है। बेगम राहिला ने इसे देखकर माथे पर बल डाल लिए। इनकी नजर जोहा के चेहरे से ज्यादा इसकी गोद में मौजूद अनाया पर जमी थी, जिसे वो अपनाने पर तो मजबूर थी, मगर दिल से कबूल करना इनके लिए मुहाल था। अंदर आ जाओ जोहा, याद रखना ये घर अब तुम्हारा है, लेकिन यहाँ के कवानीन और मेरी इज्जत की पासदारी तुम्हारी पहली जिम्मेदारी होगी। बेगम राहिला की आवाज में ममता की जगह एक हुक्म था। अयान खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसने एक बार भी पीछे मुड़कर जोहा को नहीं देखा, जैसे इसका काम मुकम्मल हो चुका हो। जोहा ने लड़ से कदमों से संगमरमर के फर्श पर पहला कदम रखा, जहाँ हर चीज कीमती थी मगर सुकून नाम को न था। इसे अपने कमरे में पहुंचा दिया गया, जहाँ हर आसाइश मौजूद थी, मगर दीवारों से आती खामोशी इसे डरा रही थी। अनाया ने अचानक नींद में हिचकी ली तो जोहा की आंखों से एक आंसू टूटकर इसके गाल पर गिरा। इसने खुद से सवाल किया कि क्या इसने अपनी बेटी को छत देने के बदले अपनी रूह का सौदा तो नहीं कर लिया। इसी लम्हे अयान कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में वो मेडिकल रिपोर्ट थी जिसे इसने अब तक छुपा कर रखा था। इसने जोहा के सामने वो कागज लहराया और सर्द लहजे में कहा, आज से तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है जोहा। दुनिया के सामने तुम मेरी मोहब्बत हो और इस कमरे के अंदर तुम मेरी वो ढाल हो जो मुझे रुसवाई से बचाएगी। कमरे की मध्यम रोशनी में अयान हमदानी सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में गर्क था, जबकि जोहा बेड के कोने पर अनाया को थपकियां दे रही थी ताकि वो इस नए माहौल में सुकून से सो सके। अयान की नजर जोहा के झुके हुए सर पर जम गई, जिसके बाल इसके कंधों पर बिखरे हुए थे। तुम सोच रही होगी जोहा के कामयाब बिजनेसमैन अपनी इतनी बड़ी कमजोरी तुम्हारे सामने क्यों खोल रहा है? अयान की आवाज ने कमरे की सकूत को तोड़ दिया। जोहा ने घबराकर सर उठाया। इसकी आंखों में तजस्सुस और खौफ का मिला जुला तासुर था। अयान ने एक लंबा सांस लिया और अपनी टाई की गिरा ढीली करते हुए गोया हुआ, अली से मेरी पहली बीवी। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो जाह तलब भी थी। जब इसे पता चला कि मैं इसे वारिस नहीं दे सकता तो इसने हमदर्दी दिखाने के बजाय मुझे सरेआम जलील किया। इसने पूरे शहर में यह डंडोरा पीटा कि मैं मर्दानगी के काबिल नहीं। अयान के लहजे में मौजूद तलखी जोहा को भी महसूस हुई थी। इसने एक लम्हा रुककर अपनी बंद मुट्ठी पर मेज पर मारी। इसने मुझे तलाक देकर एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो पहले से बाल बच्चों वाला था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि गलती मुझ में है, मेरी माँ की ममता और मेरा वकार इसने पैरों तले रोन दिया। जोहा खामोशी से इसकी अजियत भरी दास्तान सुन रही थी। इसे पहली बार इस संगदिल इंसान के अंदर छुपा हुआ एक जख्मी वजूद नजर आया। जोहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुमने भी एक बेटी की पैदाइश पर वही ठोकरें खाई हैं जो मैंने इस अधूरेपन की वजह से खाई। तो मेरी जरूरत और अनाया मेरी वो जीत है जो मैं अलीजे के मुंह पर मारना चाहता हूँ। अयान ने उठकर खिड़की की तरफ रुख किया और बाहर फैली तारीकी को देखते हुए कहा, अगर तुमने कभी ये सच किसी को बताया तो याद रखना जोहा, तुम्हारी जिंदगी का वो तमाशा बनेगा कि तुम अलीजे की जिल्लत भूल जाओगी। जोहा का वजूद कांप उठा। इससे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक बीवी नहीं बल्कि एक इंतकाम का हिस्सा बन चुकी है। नाश्ते की मेज पर फैली खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा महसूस हो रही थी, जहां बेगम राहिला निहायत नफासत से कांटे और छुरी की मदद से ऑमलेट के टुकड़े कर रही थी और इनकी सर्द नजरें सामने बैठी जोहा पर जमी थी, जो झुकी हुई पलकों के साथ बड़ी एहतियात से नवाला तोड़ रही थी, जबकि अनाया उसकी गोद में बैठी मासूमियत से मेज पर रखे रंग बिरंगे बर्तनों को देखकर हाथ पांव मार रही थी। जोहा ने हिम्मत जुटाकर अनाया को बेगम राहिला की तरफ थोड़ा सा माइल किया ताकि वो अपनी दादी से मानूस हो सके, लेकिन जैसे बच्चे का नन्हा सा हाथ बेगम राहिला की कीमती रेशमी आस्तीन को छूने लगा,
انہوں نے نہایت جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور چہرے پر کراہت کی تاثرات سجاتے ہوئے نیپکن سے اپنا ہاتھ صاف کرنے لگی. دیکھو زوہا، میں نے ایان کی خاطر تمہیں اس گھر میں قدم رکھنے کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں اس بچی کو فوراً اپنے گلے سے لگا لوں گی. آخرکار یہ کسی اور کا خون ہے اور اس کی تربیت اور رکھ رکھاؤ کی ذمہ داری صرف تمہاری ہے. میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر کے نظم و ضبط میں اس کی وجہ سے کوئی خلل پڑے. بیگم راحیلہ کے ان کٹیلے الفاظ نے زوہا کے اندر تک کاٹ کر رکھ دیا اور اس کا حلق کڑوا ہو گیا. جبکہ ایان جو اخبار پڑھنے میں مصروف تھا، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نظریں اٹھا کر زوہا کی بے بسی کی طرف نہیں دیکھا، جسے وہ اسے تسلیل کو اپنے منصوبے کی قیمت سمجھ کر نظر انداز کر رہا ہو. زوہا نے نم آنکھوں کے ساتھ عنایت کو مزید اپنے ساتھ بھینچ لیا اور خاموشی سے چائے کا کپ تھام لیا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس عالیشان محل میں اسے صرف ایک چھت ملی ہے. عزت اور اپنائیت کا سفر ابھی بہت طویل اور کٹھن ہے، جہاں اسے ہر قدم پر اپنی اوقات اور اس ادھوری حقیقت کا بوجھ اکیلے ہی اٹھانا پڑے گا. پارٹی کی جگمگاتی روشنی اور مہنگے پرفیومز کی خوشبو زوہا کے حواس پر سوار تھی. جب وہ ایان ہمدانی کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی، اس نے قیمتی زری کا لباس پہن رکھا تھا اور عنایت کو ایک نینی کے حوالے کرنے کے بعد وہ ایان کے بازو میں ہاتھ ڈالے اس کی کامیاب بیوی کا کردار نبھا رہی تھی. ایان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ اس سے دور سے علیزہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی تھی، جو حیرت اور جلن سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. ایان نے جان بوجھ کر زوہا کے قریب جھک کر اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جسے وہ دنیا کی خوش نصیب ترین عورت ہو. اور پھر علیزہ ان کے سامنے آئی تو ایان نے نہایت فخر سے زوہا کا تعارف کروایا. ملی علیزہ، یہ میری زندگی کی تکمیل ہے، میری بیوی زوہا اور ہماری بیٹی عنایت کی ماں. علیزہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، کیونکہ وہ ایان کو ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، مگر یہاں تو وہ ایک مکمل خاندانی آدمی بن کر ابھرا تھا. زوہا نے ایان کی آنکھوں میں وہ تپش دیکھی جو صرف انتقام کی پیاس بجھنے پر آتی ہے، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس بڑے سٹیج پر صرف ایک کٹ پتلی ہے جسے ایان اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے نچا رہا ہے. تقریب کے دوران جب لوگ ایان کو باپ بننے کی مبارکباد دے رہے تھے تو زوہا کا دل سہم رہا تھا کہ کہیں یہ جھوٹ کا محل کسی غلطی سے زمین بوس نہ ہو جائے. لیکن ایان نے اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ جیسے وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ اب اسے کوئی ادھورا کہنے کی جرات نہیں کر سکے گا. اس پوری رات زوہا نے محسوس کیا کہ وہ دولت کے ڈھیر پر تو بیٹھی ہے، مگر اس کی حیثیت صرف ایک ڈھال کی ہے جو ایان کے زخموں کو چھپانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. پارٹی کے پرتعش ہال کے کونے میں جب زوہا اکیلی کھڑی تھی تو علیزہ کسی ناگن کی طرح لہراتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے مہنگے لباس اور جیورات کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی کہ زوہا، تم تو شاید خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی ہو کہ تم نے شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کو اپنا لیا، مگر یاد رکھنا ایان ہمدانی کا ایسا خوبصورت سراب ہے جس کے اندر صرف بنجر پن اور اندھیرا ہے. علیزہ نے زوہا کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی. کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس شخص نے مجھ جیسی عورت کو کیوں کھویا؟ کیونکہ وہ ایک مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور جو عورت اس کے ساتھ رہے گی وہ تپتے صحرا میں پیاسی مرے گی. زوہا کا دل ان الفاظ سے لرز اٹھا، مگر اس نے اپنی ہمت جمع کی اور علیزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا کہ رشتے صرف جسمانی ضرورتوں پر نہیں بلکہ عزت اور تحفظ پر قائم ہوتے ہیں، اور ایان نے مجھے اور میری بیٹی کو وہ مقام دیا جو تمہاری سوچ سے بھی بالاتر ہے. علیزہ تلملا کر رہ گئی، کیونکہ اسے امید تھی کہ زوہا اس انکشاف پر ٹوٹ جائے گی، مگر زوہا کے اس دفاع نے ایان کے دل میں پہلی بار اس کے لیے ایک انجانی سی ہمدردی پیدا کر دی. جو دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس رات جب وہ گھر واپس لوٹے تو ایان کے لہجے میں وہ ہمیشہ والی سختی نہیں تھی، بلکہ اس نے پہلی بار زوہا سے پوچھا کہ کیا علیزہ کی باتوں نے اسے پریشان تو نہیں کیا، جس پر زوہا نے خاموشی سے سر جھکا لیا. اور ایان نے محسوس کیا کہ یہ عورت اب صرف اس کی ڈھال نہیں بلکہ اس کے وقار کی محافظ بھی بنتی جا رہی ہے. اگلے چند دنوں میں بیگم راحیلہ کا رویہ بھی کچھ تبدیل ہونے لگا جب انہوں نے دیکھا کہ زوہا نہ صرف گھر کو سلیقے سے سنبھال رہی ہے بلکہ عنایت کی وجہ سے گھر میں وہ چہل پہل لوٹ آئی ہے جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہی تھی. ایک صبح جب زوہا کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی تو بیگم راحیلہ نے دبے قدموں آ کر عنایت کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس سے پیار کرنے لگی، جسے دیکھ کر زوہا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ اس سے لگا کہ اب شاید اس کے امتحان کے دن ختم ہو رہے ہیں اور اس جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا رشتہ حقیقت میں بدلنے لگا ہے. مگر اس دوران ایان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب اس سے معلوم ہوا کہ علیزہ نے اب اس کے بزنس پارٹنر کے کان بھرنا شروع کر دیے تاکہ اسے معاشی طور پر کمزور کر سکے. ایان نے غصے میں آ کر زوہا کو حکم دیا کہ اب انہیں ایک قدم اور آگے بڑھانا ہوگا اور دنیا کو یقین دلانا ہوگا کہ وہ جلد ہی اپنے دوسرے بچے کی خوشخبری سنانے والے ہیں، تاکہ علیزہ کے تمام پروپیگنڈے دم توڑ دیں. زوہا اس نئے حکم پر ساکت رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹ اب اس کی روح کو مزید گھائل کر دے گا، مگر ایان کی آنکھوں میں موجود انتقام کی آگ سے پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں دے رہی تھی. اور یوں زوہا ایک بار پھر ایان کے ادھورے پن کو چھپانے کے لیے ایک نئی اور خطرناک آزمائش میں داخل ہو گئی. زوہا نے جب ایان کے منہ سے اس نئے اور بھیانک جھوٹ کا سنا تو اس کا ضبط جواب دے گیا اور اس سے پہلی بار ایان کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں بغاوت کی کہ وہ ایک زندہ انسان ہے، کوئی بے جان مہرہ نہیں جسے وہ جب چاہے اپنی مردانگی کا بھرم رکھنے کے لیے استعمال کریں. اسے صاف کہہ دیا کہ وہ دنیا کے سامنے حاملہ ہونے کا ڈرامہ کبھی نہیں کرے گی، کیونکہ گناہ اور جھوٹ کی وہ انتہا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا. مگر ایان نے اس کی کلائی اتنی سختی سے مروڑی کہ زوہا کی سسکیاں نکل گئیں اور اسے صفاقی سے زوہا کی آنکھوں میں جھانک کر اسے یاد دلایا
कि जिस बेटी को वो सीने से लगाए फिरती है, इसकी शहजादियों जैसी जिंदगी और इस घर में इसकी हैसियत सिर्फ अयान हमदानी के एक इशारे की मोहताज है। अयान ने इसे धमकी दी कि अगर इसने ये नाटक करने से इनकार किया तो वो अनाया को इसके असल बाप के हवाले कर देगा या फिर इसे इस सड़क पर ला खड़ा कर देगा जहां से वो इससे उठाकर लाया था। जोहा इस संगदिलाना धमकी पर टूट कर रह गई और इसने मजबूरन अयान के इस नए खेल का हिस्सा बनने की हामी भर ली, जिसके बाद पूरे घर और मीडिया में खबर फैला दी गई कि हमदानी खानदान में जल्द ही एक नए फर्द का इजाफा होने वाला है। बेगम राहिला इस खबर पर निहाल हो गए और इन्होंने जोहा को सर आंखों पर बिठा लिया, जबकि अली से यह सुनकर पागलपन की हद तक हसद में मुब्तला हो गई और इसने अयान की इस हकीकत को बेनकाब करने के लिए खतरनाक साजिश तैयार की, जिसमें से जोहा के साथ साबिका शौहर को ढूंढ निकाला ताकि वो जोहा के किरदार पर कीचड़ उछालकर इस हमल को मशकूक बना सके। जोहा हर गुजरते दिन के साथ इस झूठ के बोझ तले घुट रही थी और मसनूई पेट के साथ लोगों की मुबारकबादें वसूल करना इसे अपनी रूह का कत्ल महसूस हो रहा था, जबकि अयान अपने बिजनेस में नई बुलंदियों को छू रहा था क्योंकि इसकी मर्दानगी का एक झूठा सबूत इसके दुश्मनों के मुंह बंद कर चुका था। एक रात जब जोहा अपने कमरे में अकेली रो रही थी तो अयान वहां आया और इसने पहली बार जोहा की आंखों में वो नफरत देखी जो इस अंदर तक हिला गई। ऐसे महसूस हुआ कि वो जीत तो गया मगर इस औरत को खो चुका है जो इसकी खामोश हमदर्द बनती जा रही थी। इस दौरान अलीजा ने जोहा के साबिका शौहर को मीडिया के सामने ला खड़ा किया, जिसने दावा किया कि जोहा अभी तक इसके निकाह में है और ये बच्चा अयान का नहीं बल्कि किसी और का है। इस अचानक हमले ने हमदानी विला में एक जलजिला बर्पा कर दिया और बेगम राहिला ने गुस्से में आकर जोहा से मेडिकल रिपोर्ट का मुतालबा कर दिया। अयान अब एक ऐसी बंद गली में फंस चुका था जहां इसकी इज्जत और इसका पूरा वजूद दाव पर लगा था और जोहा खामोशी से संजाम का इंतजार कर रही थी जो शायद इसे इस झूठ की कैद से आजाद करवाने वाला था। अयान ने जब देखा कि अलीजा और जोहा के साबिका शौहर का गठजोड़ इसके वकार की धज्जियां उड़ाने पर तुला है तो उसने नहायत शातिराना चाल चलते हुए जोहा को एक निजी अस्पताल दाखिल करवा दिया और मीडिया में खबर फैला दी कि सदमे और परेशानी की वजह से जोहा की तबीयत बिगड़ गई है। इसने डॉक्टरों को भारी रकम देकर बच्चा जाया होने की झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई ताकि वो इस हमल के ड्रामे को हमेशा के लिए दफन कर सके और दुनिया की हमदर्दियां समेट ले। जोहा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी इस नई फिल्म का हिस्सा बन रही थी जहां अयान ने बेगम राहिला के सामने एक टूटे हुए बाप का ऐसा रूप धारा कि वो भी अपनी बेटे के गम में शरीक हो गई और उन्होंने जोहा के साबिका शौहर के तमाम इल्जामात को दुश्मनों की साजिश करार देकर मुस्तरद कर दिया। मगर इस सब के दौरान जोहा के अंदर का इंसान मर चुका था और उसने अस्पताल से वापसी पर अयान से बात करना बिल्कुल छोड़ दी क्योंकि इससे महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसे कब्रिस्तान में रह रही है जहां जज्बात का कोई गुजर नहीं। अयान ने जब देखा कि जोहा एक जिंदा लाश बन चुकी है तो इसके पत्थर दिल में एक बार खलिश पैदा हुई और इससे एहसास हुआ कि इसने अपनी अना की खातिर एक मासूम औरत की रूह को पाश पाश कर दिया। इसी दौरान अलीजा ने हार न मानी और इसने अस्पताल के इस डॉक्टर को अगवा करने की कोशिश की जिसने झूठी रिपोर्ट बनाई थी ताकि वो अयान के इस आखिरी पत्ते को भी काट सके। अयान को जब इस खतरे का पता चला तो उसने जोहा और अनाया को लेकर शहर से दूर अपने एक फार्म हाउस पर मुंतकिल होने का फैसला किया ताकि वो कुछ वक्त तन्हाई में गुजार सकें और दुश्मनों की नजरों से ओझल रह सकें। फार्म हाउस की खामोशी में जब अयान ने अनाया को बाग में खेलते देखा और जोहा को दूर खड़े उदास नजरों से आसमान को तकते पाया तो इसे अपनी तमाम दौलत और शोहरत बेमायनी सी लगने लगी। इसने एक रात हिम्मत जुटाकर जोहा के पास जाकर इससे अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगी और इतराफ किया कि वो वाकई एक अधूरा मर्द है क्योंकि वो एक औरत का दिल जीतता तो दूर की बात इससे सुकून की एक सांस तक न दे सका। जोहा ने पहली बार अयान की आंखों में सच्चे आंसू देखे और ऐसे लगा कि शायद इस संगदिल इंसान के अंदर का फिरौन अब टूट रहा है। लेकिन इस लम्हे अलीजा अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच गई ताकि अयान को जिस्मानी नुकसान पहुंचाकर अपनी शिकस्त का बदला ले सके। इस हंगामे में जब एक गुंडे ने अयान पर वार करना चाहा तो जोहा ढाल बनकर सामने आ गई और उसकी पीठ पर गहरी चोट लगी जिसे देखकर अयान का खून खोल उठा और इसने अपनी तमाम तर ताकत से इन सब का मुकाबला किया। जब पुलिस वहां पहुंची और अलीजे को गिरफ्तार कर लिया गया तो अयान ने जख्मी जोहा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अस्पताल ले जाते हुए ये अहद किया कि अब वो इसे किसी झूठ की ढाल नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की हकीकत बनाकर रखेगा। और यूं इस दर्दनाक हादसे ने इनके दरमियान मौजूद नफरत की दीवार को गिरा दिया और अयान ने फैसला किया कि वो दुनिया के सामने अपनी कमजोरी का इतराफ कर लेगा मगर जोहा और अनाया की इज्जत पर अब कभी हर्फ नहीं आने देगा। अयान ने अस्पताल के कमरे में जख्मी जोया का हाथ थाम कर ये अज़म कर लिया कि अब वो मजीद झूठ की बुनियाद पर अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी नहीं करेगा। इसने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जहां शहर भर का मीडिया मौजूद था और सबकी नजर इस कामयाब बिजनेस टाइकून पर जमी थी जो आज कुछ बड़ा करने वाला था। अयान ने डाइस पर खड़े होकर भराई हुई आवाज में इतराफ किया कि वो तिबी तौर पर एक अधूरा मर्द है और इसने अपनी मर्दानगी का भरम रखने के लिए जोहा जैसी नेकसीरत खातून को एक झूठे हमल के ड्रामे में घसीटा। इसने सबके सामने अलीजे के प्रोपेगेंडे को सच करार देते हुए कहा कि कसूर अलीजे का नहीं बल्कि इसकी अपनी अना का था जिसने एक मासूम माँ और बेटी को अपनी ढाल बनाया और इस इतराफ जुर्म ने पूरे मुल्क में एक तूफान बर्पा कर दिया और बेगम राहिला जो टीवी पर ये सब देख रही थी सदमे से निढाल हो गई। लेकिन जब अयान घर वापस लौटा तो इनकी आंखों में गुस्से के बजाय अपने बेटे के लिए वो हमदर्दी थी जिन्होंने बरसों से दुबा रखी थी। जोहा जब सेहतियाब होकर घर आई तो उसे लगा कि इसके कंधों से हमालिया जितना बोझ उतर गया क्योंकि अब इससे किसी के सामने मसनूई पेट या झूठी खुशखबरी का नाटक नहीं करना था।
ایان نے اب اپنی تمام تر توجہ بزنس کی بجائے عنایا کی پرورش اور زحا کا اعتماد بحال کرنے پر مرکوز کر دی اور اس نے قانونی طور پر عنایا کو اپنی اکلوتی وارث قرار دے دیا تاکہ اس سے مستقبل میں کسی کی محتاجی نہ رہے۔ علیزہ جو ایان کو سڑک پر دیکھنا چاہتی تھی، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایان کے اس اعتراف نے اسے ذلیل کرنے کے بجائے لوگوں کی نظروں میں ایک بہادر انسان بنا دیا جس نے اپنی کمزوری کو تسلیم کر کے ایک عورت کی عزت بچائی۔ آہستہ آہستہ ایان اور زحا کے درمیان وہ خاموش دیواریں گرنے لگیں اور ان کے رشتے میں وہ اپنائیت آنے لگی جو کسی جسمانی ضرورت کی مرہون منت نہیں بلکہ روح کے تعلق پر مبنی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں باغ میں بیٹھے عنایا کو کھیلتے دیکھ رہے تھے تو ایان نے زحا سے پوچھا کہ کیا وہ اسے ادھورے مرد کے طور پر قبول کر پائے گی، جس پر زحا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ مردانگی جسم میں نہیں بلکہ ظرف میں ہوتی ہے، اور ایان نے ثابت کیا کہ وہ دنیا کا مکمل ترین مرد ہے۔ کہانی کے اختتام پر ایان ہمدانی نے اپنی جائیداد کا بڑا حصہ یتیم بچوں اور بیواؤں کی فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا اور زحا کے ساتھ مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جہاں کوئی راز نہیں تھا۔ بیگم راحیلہ نے بھی عنایا کو دل سے اپنی پوتی مان لیا اور یوں وہ گھر جو کبھی سازشوں کا گڑھ تھا اب سچی محبت اور سکون کا گہوارہ بن چکا تھا۔ آخری منظر میں ایان اور زحا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہے تھے جہاں ماضی کی تمام تلخیاں اس روشنی میں غائب ہو رہی تھیں اور ایک نئی صبح ان کا انتظار کر رہی تھی۔